नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की। विनय कुमार सक्सेना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की है। महाकुंभ को लेकर उपराज्यपाल को आमंत्रण दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी दिल्ली से सीधा आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट मुलाकात दोनों के बीच इस दौरान हुई और तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। दोनों के बीच जो मुलाकात हुई उसकी शिष्टाचार भेंट की है दिल्ली के उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। महाकुंभ को लेकर आमंत्रण देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात कर उनको महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रण देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होगा। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इसका आगाज होने जा रहा है 13 जनवरी को और इसी के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। हर लिहाज से भव्य बनाने के लिए महाकुंभ को तमाम तरह की व्यवस्था और तैयारी, और इसी के लिए आमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी दिल्ली। विनय कुमार सक्सेना से मिलकर उन्हें निमंत्रण दिया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं कर पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सपा सरकार में गुंडों का राज हुआ करता था और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं और आधा दर्जन में जर्मनी से आए मेंबर पार्लियामेंट राहुल कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर के तैयार हो रहा है। केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, हमारे आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं और आधा दर्जन पाइपलाइन में शीघ्र ही वो भी बनकर के तैयार होने वाले हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासन काल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर। आप सोचो, जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं। और वहीं आपको बता दें लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी। कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया। जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसे ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं
कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि संगम नगरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जोरों शोरों से जारी है। तो वहीं इसी को लेकर जहां एक और मेला प्रशासन युद्ध स्तर पर दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं अखाड़ों के भूमि पूजन के बाद धर्म ध्वजा स्थापना की गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े पंच दिगंबर यानी अखाड़ा, पंच निर्मोही यानी अखाड़ा व पंच निर्वाणी यानी अखाड़े की धर्म ध्वजा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थापित की गई है। धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद तीनों अखाड़ों की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश होगा। धर्म ध्वजा स्थापित का मतलब जैसे कि सभी कार्यों की संपन्नता के पहले पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरह साधु संतों के द्वारा धर्म ध्वज की स्थापना की जाती है। धर्म ध्वजा एक प्रतीक है जो इष्ट देव को समर्पित होता है। संतों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के नेतृत्व में तथा शासन प्रशासन के सहयोग से इस बार व्यवस्था सर्वोपरि है। सभी साधु संत मिलकर भव्य और दिव्य मेले की शुरुआत कर रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय संत देवेंद्र दास जी महाराज, दुर्गा दास जी महाराज व अन्य संत बड़ी संख्या में धर्मध्वज स्थापना के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साधु संतों ने कहा कि अंधेरे से प्रकाश की ओर अगर जाना है तो सनातन धर्म मेला, महाकुंभ मेला, आस्था का मेला में पधार कर पुण्य की प्राप्ति करें। हमारे परम पवित्र वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनिया, दिगंबर अनि, निर्मोही अनि, महानिर्वाणी अनि की आज धर्म ध्वजा चरण पादुका स्थापित हो चुकी है। धर्म ध्वजा स्थापना हो चुका है। आज से महाकुंभ पर्व का आगाज अखाड़ों के द्वारा शुरू हो गया है और जितने भी धार्मिक आयोजन है इसमें संपादित होंगे, सब पूजन होगा और आज से महाकुंभ पर्व का शुरुआत हुआ है। प्रयागराज कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और ऐसे में अखाड़ों का जो है स्थापना भी कार्यक्रम चल रहा है और तो कल तीनों जो है अखाड़े यहाँ के जो मेन हैं उन्होंने अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना भी कर दी है और इसके साथ ही उनके जो अखाड़ों का संचालन भी शुरू हो गया है। तो अब तीनों अखाड़ों के धर्म ध्वजा स्थापित हो जाने बाद यह काम अब स्थगित हो गया है और अब दर्शन जो है लोगों कर सकेंगे। अखाड़े में लोग जाएंगे और जा करके यहाँ प्रयागराज में उसका आनंद लेंगे और आकर के महाकुंभ की बैतरणी में जो डुबकी लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह यहाँ का संचालन होता है, किस तरह यहाँ पर अखाड़े चल रहे हैं, किस तरह लोगों की सेवा में काम होता है, ये सब यहाँ पर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन स्वामी कुशवाहा के साथ टीएन मिश्रा, प्रयागराज। और चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, महाकुंभ से पहले संगम नगरी में 11 एनडीआरएफ वाराणसी की टीमें उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षण के लिए वृहद पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता को लेकर स्कूल सुरक्षा और क्षमता निर्माण के कार्यक्रम के अभियान चला रही है। देखिए रिपोर्ट। आज 28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम 11J टीम कमांडर निरीक्षक अनिल कुमार व अन्य टीम के द्वारा पक्का घाट संगम प्रयागराज में लगभग 90 नाविक जल आपदा बचाव की प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आगामी महाकुंभ को देखते हुए पानी में डूबने से कैसे बचें तथा आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे ध्यान में रखें, CPR देने का तकनीक, इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाने की तकनीक व अस्पताल ले जाने पूर्व चिकित्सा आदि की जानकारी दी गई। साथ ही दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इम्प्रोवाइज मेथड से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, स्ट्रेचर बनाना, फर्स्ट एड देना, सर्पदंश के समय उपचार देने के तरीके शामिल थे। आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान के तहत आपदाओं से बचने व उसके नुकसान को कम करने के तरीके बताए गए तथा करीब 90 स्थानीय नाविक को जल आपदा बचाव की प्रशिक्षण दिया गया तथा सभी लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जल पुलिस प्रभारी जनार्दन जल पुलिस बल के साथ तथा विभिन्न घाटों में नाव चलाने वाले आम नागरिक उपस्थित थे। हमारा उद्देश्य ये था कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे, तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके, ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से एनडीआरएफ, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बारे में समझाया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो डूबते व्यक्ति को कैसे हम सहारा दें, कैसे उसकी जान बचाएं, और कैसे जो लोकल संसाधन हैं या जो सामग्री यहाँ से प्रशासन के द्वारा या इनकी बोटों पर होती है, जैसे ट्यूब हैं, लाइफ बॉय वगैरह हैं, उनका कैसे उपयोग किया जाए, ये यहाँ पर सारा बताया गया। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां भव्य बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, और बात करें तो महाकुंभ भव्य के साथ सुरक्षित करने की भी तैयारी है। ऐसे में जहां 11 एनडीआरएफ की टीम ने पक्के घाटों पर नाविकों को प्रशिक्षण दिया है कि कैसे CPR अगर किसी तरह की आपात स्थिति होती है और नाविक नाव चलाते समय अगर श्रद्धालु डूबते हैं तो उनको किस तरह से बचाना है और कैसे उन्हें CPR देना है, उनकी कैसे सुरक्षा करनी है, इसके लिए एनडीआरएफ 11 बटालियन वाराणसी ने पूरी तरह से नाविकों को प्रशिक्षण दिया है। और खास ये प्रशिक्षण लगातार पक्के घाटों पर एनडीआरएफ के द्वारा चलाया जा रहा है और विभिन्न एजेंसियां भी इसमें पूरी तरह से सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए जुटी हैं और अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। अगर कोई आपात स्थिति हो तो उससे कैसे बचा जाए और कैसे श्रद्धालुओं को बचाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। वहीं आयोजित किए गए 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं। इसी को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आने वाली है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। प्रमुख कार्यक्रमों में 11 जनवरी से शुरू होने वाला 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान है। इसमें कई धार्मिक समारोह होंगे, जिसमें 3 घंटे का विशेष संगीत भी शामिल है। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। पहला स्थान है यज्ञ मंडप। इसमें जनता नहीं जा पाएगी, जिसको हम बुलाएंगे वही आ पाएगा। 3 दिन भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी।
6 बजे से 9 बजे तक भगवान का बधाई होगा, रामलला का बधाई गान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस वर्ष 22 जनवरी को हुई थी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कई विशिष्ट लोगों ने भाग लिया था। पूरे परिसर में 18 मंदिर होंगे। आशा है कि सभी मंदिर सितंबर 2025 तक बनकर पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल पूरा होने को है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। आपको बता दें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं बात करें अयोध्या के बाजारों की, तो अब बाजार रामलला की मूर्तियों से सजे रहते हैं, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मूर्ति की मांग बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना का 1 साल पूरा होने वाला है। इस खास मौके पर भगवान राम की मूर्तियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि भक्त अब मंदिर के मॉडल के बजाय इन मूर्तियों को ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि पहले मंदिर के मॉडल की मांग ज्यादा थी। जब से रामलला की स्थापना हुई है, तब से अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला की फोटो जो है, मूर्तियाँ फोटो बहुत बिक्री है। इससे अयोध्या के व्यापारियों की चांदी हो गई और व्यापारी भी बहुत खुश हैं और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। तब से 1 साल विराजमान होने को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है अयोध्या के लिए कि 1 वर्ष होने को है और इसके साथ साथ रामलला का फोटो प्रतिमा की बिक्री भी बहुत तेज़ी में है। देखिए, राम मंदिर की जो पहले मॉडल बिकता था, अब क्योंकि जब 22 तारीख को रामलला जी विराजमान हो गए, तो अब यहाँ मूर्तियाँ बिक रही हैं, जो कि इस टाइप की मूर्तियाँ हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर, डिमांड में ही है आजकल के। तो 1 साल पूरा होने वाला है रामलला का, तो श्रद्धालु क्या कहें? श्रद्धालु ज़्यादातर ये मूर्तियाँ लेते हैं ज़्यादातर रामलला जी की, क्योंकि साल भर होने के आए हैं। अब जब बाकी और चीज़ों की तो बिक्री कम हो गई है, लेकिन रामलला की मूर्ति की बिक्री है ज़्यादा। कई भक्तों ने मूर्तियां खरीदने के बाद खुशी जताई। जी, मैं असम से आया हूँ। आज हम एक्चुअली आए थे। आज सुबह मंदिर दर्शन किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो इतने वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है, अभी कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब टेम्पल इंडिया का बनने जा रहा है। मूर्ति भी ले हमने उनकी मूर्ति में। ऑब्वियसली हम हमारे जो घर पूजा का घर है, वहाँ पे हम रखेंगे उनको अच्छे से। आज सुबह यहाँ पे पधारे, फिर हमने मंदिर भी दर्शन किए। रामलला के जो मूर्ति है वहाँ मंदिर के अंदर वो भी दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अभी हम थोड़ा सा मार्केट में हैं, और फिर यहाँ से रामलला की मूर्ति ली है, और फिर यहाँ से यही सारी मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं। ये मूर्ति क्या करेंगी अपने घर पे? हाँ जी, हमारा जो जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं ना, हमारा मंदिर है घर में, वहाँ पे हम स्थापित करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। और चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। राजधानी लखनऊ में अवैध कच्ची शराब की हो रही बिक्री, पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। शाम होते ही मंडी में शराबियों की रखती है भीड़। बरेली में युवाओं पर चढ़ा स्टेशन का शौक, कारों के काफिले के साथ युवाओं ने बनाई भीड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। देवरिया में मामूली बात पर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने थानेदार पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का लगाया आरोप। कन्नौज में युवक ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, किशोरी ने परिजनों को बताई पूरी घटना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए बिजली विभाग के कर्मी मौत को दे रहे दावत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में नववर्ष को लेकर यातायात पुलिस हुई तैयार, जाम से निजात के लिए यातायात पुलिस ने बनाया रोड मैप।
भदोही में 8 साल की बच्ची का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर में देहरादून दिल्ली हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार, 3 घायलों को राहगीरों ने निकाला बाहर। अमरोहा शहर के चोरों के हौसले बुलंद, 3 चोरों ने घर में घुसकर की चोरी की कोशिश। सीसीटीवी तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इसी के साथ इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।